नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। चीन की खतरनाक चौसर में भारत का दोस्त मालदीव शामिल हो गया है। मालदीव में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारत ने एक विश्वसनीय दोस्त को खो दिया है। मालदीव राष्ट्रपति चुनाव में भारत समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल इस दौरान चुनाव हार गए हैं। उनकी जगह विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी और चीन समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में बदलते समीकरण में मालदीव और नेपाल चीन के साथ होते दिख रहे हैं। वहीं प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल भी चीन के साथ नजर आने लगा है, जबकि कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका पर चीन का दबाव साफ है। हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा बनाना चाह रहा है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यूएस भारत सामरिक करीबी चीन के चौसर की बिसात को चौपट कर सकता है। इस वक्त अलास्का के माइनस तापमान में भी भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इससे चीन और पाकिस्तान टेंशन में दिख रहे हैं। ये युद्धाभ्यास बता रहा है कि भारत अमेरिका अब साथ मिल दुश्मन की साजिशों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत ने हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण दोस्त को खो दिया। मालदीव राष्ट्रपति चुनाव में भारत समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद चुनाव हार गए। उनकी जगह विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली। मुइज्जू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के साझा उम्मीदवार थे, जो भारत के प्रति गहरा संदेह रखती हैं। उनकी पार्टी चीन के साथ मजबूत रिश्तों की समर्थक है। अब मोहम्मद मुइज्जू के मालदीव की सत्ता पर काबिज होने से हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को खतरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक देश को सबसे अधिक फायदा होगा और वो है चीन। चीन को अब भारत के नजदीक श्रीलंका के अलावा एक और दोस्त मिल गया है, जिससे वह हिंद महासागर में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में ज्यादा सक्षम होगा। मालदीव एक द्वीपीय राष्ट्र है जो भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। ये देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर में स्थित है। इस देश के पास से दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक गुजरता है। ऐसे में मालदीव पर किसी देश का पूरा प्रभुत्व हो जाए तो वह हिंद महासागर से होने वाले समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर के जिस इलाके में मालदीव स्थित है, उससे थोड़ी ही दूरी पर डिएगो गार्सिया है, जो अमेरिकी और ब्रिटिश नेवल बेस है। इसके अलावा इसके पश्चिमी में रियूनियन द्वीप समूह में फ्रांसीसी ओवरसीज बेस भी मौजूद है। ऐसे में मालदीव से भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मिलिट्री बेस की भी जासूसी की जा सकती है। भारत दशकों से क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली शक्ति रहा है। रक्षा और व्यापार पर मालदीव जैसे रणनीतिक रूप से स्थित द्वीप राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने से भारत के प्रभाव को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंध भी इस क्षेत्र में चीन जैसी प्रमुख शक्तियों को पैर जमाने से रोकते हैं। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए हिंद महासागर का इलाका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चीन शुरू से ही हिंद महासागर पर राज करने का सपना देखता रहा है। इसके लिए चीन ने श्रीलंका को कर्ज देकर हम्बनटोटा में उसके बंदरगाह पर कब्जा भी किया हुआ है। चीन ने मालदीव पर भी कब्जे की खूब कोशिश की थी। उसने अब्दुल्ला यामीन को पैसे खिलाकर मालदीव के एक द्वीप को खरीद भी लिया था। हालांकि वह उस द्वीप पर नौसैनिक अड्डा नहीं बना सका। उधर नेपाल में पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के शासन में नेपाल चीन की दोस्ती भारत के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। हाल में प्रचंड चीन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को दूरदर्शी वर्ल्ड लीडर बताया और कहा कि नेपाल वन चाइना पॉलिसी को मानता है। प्रचंड के बयान से लगता है कि नेपाल और चीन पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। इससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत क्वाड के जरिए सामरिक और कूटनीतिक दबाव बनाए हुए है और भारत और अमेरिका के मजबूत दोस्ती से चीन सहमा हुआ है। लेकिन हिंद महासागर में मालदीव जैसे भारत समर्थक देश में अब चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने से भारत मालदीव का समीकरण बदल सकता है, जो भारत के हित में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो मुद्दा में आज इसी विषय को लेकर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, जो कि जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। ओझा सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। भारत मालदीव का लंबे समय से विकास साझीदार रहा है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर तटीय सुरक्षा तक में भारत की बड़ी भूमिका रही है। फिर भी वहां सरकार बदलने से, मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुनाव जीत जाने से भारत के लिए भू राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। क्या सर हमारी आशंका महज इस बात पर आधारित है कि मुइज्जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी हैं, जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था? मेरे ख्याल से इतना छोटा देश, मालदीव की पॉपुलेशन जो है हमारे जिले से भी छोटी है। ये भारत की उदारता कहें या अदूरदर्शिता कहें, जो भी कहें, तो उसके बावजूद भारत ने उनकी सीमाओं का सम्मान किया है, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया है। अगर वो चीन के बगल में रहते तो कभी का वो खत्म हो चुके होते और चीन के किसी जिले में कहीं घूम रहे होते। तो इसको इस तरीके से नहीं देखिए कि ये भीतर का इंटरनल ये है। हालांकि इससे पहले मामून गयूं थे, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो MDP आई, उन दोनों लोगों में भारत का एक बड़ा ही तटस्थ रहा कि आप अपने घर के भीतर के झगड़े खुद कर लें। लेकिन ये पार्टी आती है, अब्दुल्ला यामीन की पार्टी आती है, अब्दुल्ला यामीन आते हैं, ये तो पूरी तरीके से चाइनीज मॉन्स्टर है। तो भारत ने और यहाँ तक कि MDP ने भी इन बातों का ध्यान नहीं रखा। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी है मालदीव के साथ, जिसमें बहुत सारे उसके टर्म्स वो चीन को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला यामीन ने लाया है। देखिए, एक पॉइंट के बाद जो है चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत बड़ा सशक्त है और बहुत ही क्षमतावान है, और कोई भी इस तरीके का खेल खेलने की कोशिश करता है भारत की बैकयार्ड में, उससे उसका खामियाजा जोरों से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इन चुनावों में भी गलती ये हुई MDP से भी, भारत से। देखिए, इस बात से आप संतुष्ट नहीं रह सकते कि जो सरकार है वो प्रो इंडिया है या प्रो नहीं है। आपको तमाम लोगों के साथ, कई बार मैंने कहा तो मेरे विदेश सर्विस के बड़े सारे जो वरिष्ठ सहयोगी है उन्होंने वो मुझसे असहमत रहे। मैंने कहा कि नहीं, नेबरहुड का मॉडल हमें कुछ और होना चाहिए, क्योंकि तमाम छोटे छोटे देश हैं और इन छोटे छोटे देशों में हमें गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी सबसे बातचीत करना है कि देखिए, आप अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत रखिए, अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश मत कीजिए कि जैसे श्रीलंका ने भी 1971 में रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दी थी पाकिस्तान को, या कुछ और किया। तो उन्हें बिल्कुल साफ बताया कि ये गेम आपकी कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है, UN में आपका भी वोट है, आप बराबर हैं, लेकिन बराबर होते हुए भी ये काम अगर करते हैं तो बहुत आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो देखिए, भारत एक मजबूत देश है, उनको हमें समझाने की जरूरत है, एक पॉइंट से अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कौटिल्य ने यही कहा था, साम दाम दंड भेद। अगर जरूरत पड़ता है, हम अपने बैकयार्ड को अगर नहीं सुरक्षित कर सकते हैं तो हमें बड़े पावर होने की सारी एम्बिशन को घर पे रख देना चाहिए, क्योंकि होने वाला नहीं है। तो देखिए, ये जरूर एक स्टेप बैक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं चिंता करने की जरूरत। जी, ठीक है। हमारे साथ दिनेश जी भी हैं। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सर भारत ने अपने पड़ोसी देशों को, खासकर नेपाल, मालदीव और श्रीलंका को जिस तरह का सहयोग और साथ दिया है, सर उसके बावजूद उस अनुपात में द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता नहीं है। द्विपक्षीय संबंधों में सर क्या कृतज्ञता के लिए कोई जगह नहीं होती? क्या राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरण से ज्यादा महत्व रखती हैं? आप सही कह रही हैं। अभी जो जितेंद्र जी बात कर रहे थे कि इसमें हम लोगों को बस चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और उसकी खास वजह ये है कि चाइना आज से नहीं, कोई पिछले 20 सालों से कर रहा है। और चाहे नेपाल का मसला हो, चाहे पाकिस्तान से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, श्रीलंका में भी, हर जगह जिस किस्म से इन्वेस्टमेंट उनका आ रहा है, और जो उन्होंने अपना BRI शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके थ्रू सबको जोड़ने की जो कोशिश की थी, उसमें चाइना का ये मकसद है। वो मकसद ये है कि किसी कीमत पर हिंदुस्तान साथ को रिवाइव न करने पाए, और अगर जो हमारा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का जो मॉडल था जी, उस मॉडल को ये हमारी
एक किस्म से अल्पदर्शिता रही है कि उस मॉडल को हमने डंप कर दिया। 2014 से साल की कोई बैठक ही नहीं हुई समिट लेवल पर, और उसका कारण ये रहा है कि साहब पाकिस्तान जो है टेररिज्म को एड एंड अबेट करता है अपनी टेरिटरी से, और पाकिस्तान चूंकि इसका सदस्य है और पाकिस्तान में भी समिट होगी तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बायकाट वाली चीज हमको खत्म करनी पड़ेगी और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के पास बहुत सारे फंडिंग रिसोर्सेज उनके इतने ज्यादा हैं कि वो हर किससे इन पड़ोसियों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि इसमें अगर मालदीव जो है चीन के बॉर्डर पे होता तो अब तक कभी का अपना अस्तित्व खो चुका होता जी। तो इस बात को हमें उनको समझाने की जरूरत भी है और एक किस्म का एक रीजनल मॉडल अपना तैयार करना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने कोशिश की थी, लेकिन चीन उसमें चाहता है कि साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन जो भी बने सार्क का, उसमें उनको फुल फ्लेजेड मेंबरशिप दी जाए, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। तो वो मामला अभी तक रुका पड़ा है। और ये तो ठीक है, इसके पहले जो है जो आप चर्चा कर रहे थे मोहम्मद सोलेह हमारे दोस्त थे जी। और उसके पहले की जो हुकूमत थी वो हुकूमत जो है हमारे मुखालिफ थी, वो प्रो चाइना थी। उसने चाइना से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी लिया, पैसे भी लिए, करप्शन के चार्जेस भी उनके ऊपर रहे। तो ये सारे जो इनर कंट्राडिक्शंस हैं इस पर भी हमको नजर रखनी होगी। और नेपाल का जहाँ तक मसला है, नेपाल तो प्रचंड की बात नहीं है और इसमें मैं बहुत ज्यादा दोष किसी को नहीं देता, क्योंकि प्रचंड जो है वो दौरे पर थे चाइना के जी। और चाइना के कोई दौरे पर होगा तो हमेशा ये कहेगा कि इनसे ज्यादा दूरदर्शी आज तक कोई स्टेटमेंट पैदा ही नहीं हुआ। ये सब तो बायलैटरल उसमें चलता है। लेकिन जो आपने प्रतिबद्धता की बात की जी। ये सारे पड़ोसी ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से उनके रिश्ते टूटें या उनके रिश्ते कमजोर पड़े जी। लेकिन साथ में वो चाइना को भी एंटागोनाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको जब जरूरत पड़ती है तो चाइना से उनको जो फंडिंग होती है उस फंडिंग को उनको जरूरत है, जो कभी कभी हम इस स्थिति में नहीं होते कि उस फंडिंग को हम मैचअप कर सके जी। तो ये जो है ये बुनियादी कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। और हमको जो एक नीति रही है गुड नेबरली पॉलिसी की या नेबर्स फर्स्ट जो अभी चल रही है जी, उस पॉलिसी को प्रमोट करना चाहिए। और एक किस्म से प्रधानमंत्री जी ने जैसे शुरुआत की थी शुरू के दिनों में, उसको फिर से उन्हें जाना चाहिए, नेपाल जाना चाहिए, बांग्लादेश जाना चाहिए। इन तमाम मुल्कों में मालदीव तो नहीं गए हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अब ठीक है, पीएम को इन देशों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और कई पॉइंट्स आपने सर यहाँ पर रखे हैं। लेकिन जितेंद्र ओझा जी, कुछ और चीजें हैं, जैसे भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में हमेशा समानता और मानवता का पक्ष मजबूत रखा है, जबकि चीन किस तरह से कर्ज के जाल में फंसाकर देश पर कब्जा करता है ये मालदीव भी देख चुका है और श्रीलंका भी। अफ्रीकी देशों ने सर जिस तरह से अपने अनुभव से सीखकर भारत से करीबी बढ़ाई है, हिंद महासागर के देशों को ये क्यों समझ नहीं आता है? देखिए, मैं दिनेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा और कई एकेडमिक और जर्नलिस्ट एक्सपर्ट्स इस पर मैं डिफर करता हूँ। कोई मानवता कृतज्ञता कुछ नहीं होती है जो पॉलिटिक्स में रूथलेस पावर होता है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि सिर्फ नेबर फर्स्ट पॉलिसी अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी, और जिस तरीके से चीन हमें सर्कल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक जीरो सम गेम के तहत आप देखें कि भारत को क्रश करने की कोशिश कर रहा है। हमें फॉरेन पॉलिसी को और जियो पॉलिटिक्स को एक पेरिफेरल इशू नहीं होना चाहिए। शायद मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ कि बार बार कहता हूँ कि भारत को एक जबरदस्त ग्रैंड स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है, पॉलिसी की नहीं जरूरत है, जिसमें हमारी डिप्लोमेसी भी साथ हो, जिसमें हमारी मिलिट्री पॉलिसी भी साथ हो,
जिसमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी भी साथ हो, जिसमें हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की पॉलिसी भी साथ हो, जिसमें हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के पॉलिसी भी साथ हो, जिसमें एक इनोवेशन और एक्सेलेंस का कल्चर बनाने का भी हिस्सा हो। इन तमाम चीजों की एक नेशनल सिक्योरिटी की ग्रैंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और हम चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेपाल में, मालदीव में, हम जाके वहां सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर हमारी जेब छोटी है, तो इसमें होता है क्या है कि लंबे गेम में हम एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी में जा रहे हैं। देखिए, हमारी जिंदगी तो बड़ी छोटी है, लेकिन जो हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, अपने सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो बड़ा लंबा खेल ये होता है जो भारतीयों ने छोड़ दिया है। सबसे पहले हम ही ने इसे ईजाद किया और हम ही ने इसको छोड़ दिया पिछले कई सालों से। तो सवाल ये है कि इस चीज को आप चाइना के घर में लेके जाएं। ये नहीं कि हर वक्त मिलिट्री से देखें, मिलिट्री पावर तो बढ़नी चाहिए। जिस दिन भारत का गवर्नेंस का मॉडल इतना मजबूत हो जाए, एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में हम डिलीवरी करना शुरू कर दे हर जगह की, हम इकोनॉमिकली चाइना से क्या दूसरों से मजबूत हो जाए, और साथ में जो कि हमारी डिप्लोमेसी भी हो, जो इंटेलिजेंस भी हो, जो सिक्योरिटी भी हो। देखिए, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि ये जाए, पहली बात। दूसरी बात, चाइना भी हमसे डरेगा। तीसरी बात, चाइना पे ये डर रहेगा कि भारत अगर बढ़ता है तो उसके भीतर ही लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, विद्रोह हो जाएगा कि भाई क्यों हम शी जिनपिंग के गुलाम बने, क्यों हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के गुलाम बने। क्योंकि चाइना की 60 से 70% पॉपुलेशन आज भी सिर्फ एक प्रोडक्शन की मशीन है, कोई ह्यूमन बीइंग तो वो है ही नहीं। इस वजह से इसके लिए सिर्फ नेबरहुड पॉलिसी पर्याप्त नहीं है। मेरा यही कहना है कि हमारे पास एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसमें तमाम चीजें ये रहे, और हमारी गवर्नेंस के ढांचे में या पॉलिटिक्स के ढांचे में ये नहीं रहे कि सत्ता का बंटवारा किसके किसके बीच में हो। देखिए, समस्याएं इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के कुछ एक सेक्टर्स की बहुत मजबूती है कि हम इन तमाम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हम अपना लगे हुए हैं। लेकिन कोई कृतज्ञता किसी से उम्मीद मत कीजिए, कुछ नहीं होता है। देश कृतज्ञ होता है, नेता तो अपने आप को हमेशा देश के ऊपर रखता है, तो देश की सेवा करना चाहता है, सेवा करने के लिए पहले अपने आप को एम्पावर करता है। जैसे यामीन चले गए, वो उन्होंने अपने ओपोनेंट को जेल में डाल दिया, सारी ट्रीटी को डिफाई कर दिया। देखिए, इसके लिए कोई रूल में मैं मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जो भी भारत के खिलाफ जाने की सोचे तो उसे कलेजे में दहशत होनी चाहिए कि भारत इतना मजबूत है कि ये खेल मैंने खेला और भारत के साथ साथ अपने लोगों को धोखा दिया, तो मैं शायद किसी काम के लायक बचूंगा ही नहीं। बिल्कुल, जब तक भारत में वो शक्ति नहीं आती है, दिक्कत होती रहेगी। सही बात है, खेल कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आखिरी सवाल दिनेश दुबे जी मेरा आपसे, और मैं सर संक्षेप में इसका जवाब आपसे चाहूंगी। सर, हिंद महासागर के जिन देशों में भारत विकास और सामरिक सहयोग उपलब्ध कराता है, सर चीन का उन देशों की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप ज्यादा है। सर, क्या ये भी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सवाल ये है कि उस चुनौती को हम कैसे काउंटर करेंगे। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हमारी ये स्थिति बने। निश्चित रीति से हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग के हम सदस्य हैं और बड़ा पावरफुल क्वाड का फोरम है, लेकिन क्वाड के फोरम से हम कैसे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। उसको प्रभावित करने के लिए तो जरूरी होगा कि एक हैबिचुअल लोगों में आपके प्रति रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश हो। मतलब जिसको कहते हैं कि आप उनको खुद स्वतः स्फूर्त उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान से हम दुश्मनी करके हम बहुत आगे नहीं आ सकते। और एक उदाहरण है श्रीलंका का, हमारे सामने उदाहरण जी। श्रीलंका का उदाहरण ये है कि श्रीलंका में, तो उसमें उस समय चीन से आगे हिंदुस्तान ने जाकर के मदद की थी श्रीलंका की जी। तो हम ये करते हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम चीजें हैं जिसमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने को कैसे स्टेबलाइज करें। और स्टेबलाइज करने का मतलब ये होता है कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी $17 ट्रिलियन की है जी। उनका जीडीपी। तो हमको वहां पर बिल्डअप करना होगा, ये शो करना होगा कि ठीक है मैच तो नहीं, लेकिन हम कैचअप तो कर सकते हैं चाइना के साथ जी। और चाइना की स्थिति आप समझिए कि वो हिंदुस्तान को ये जानता है कि इकोनॉमिकली अभी बहुत पीछे है चीन से, बावजूद इसके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी मौका मिले भारत को दबाओ जी।
क्योंकि उनको चुनौती भारत से ही दिखती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि उनको चुनौती भारत से ही दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।